नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। चैप्टर नंबर 31 लीनियर अलजेब्रा हमारा चल रहा है। क्लास 21 के अंदर हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए और अब बढ़ते हैं आज के अंतिम जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4 की तरफ। और चलिए फिर पार्ट नंबर 4 की शुरुआत करते हैं, है ना। तो पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको शायद यहाँ यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग ये प्रॉपर्टीज, ये थ्योरम्स सिंगुलर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन पर पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या निकलता है? सीधा सा अर्थ यह है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है तो क्या उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है? जी हाँ, निकाला जा सकता है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम भी प्रूव भी करेंगे कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो इन्वर्स होता है, जो एक मैपिंग बनकर आती है, वो मैपिंग, वो फंक्शन भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा उसको हम प्रूव करेंगे। फिलहाल समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो जिस भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आपको इनवर्स निकालने को कहा जाएगा या किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इनवर्स के बारे में चर्चा होगी, उसके कॉन्सेप्ट पर जिक्र चलेगा, तो सीधा सा मतलब है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा। जब कोई चीज आपके पास गिवन है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तभी तो उसका इनवर्स निकाला जाएगा। इट मीन सबसे पहले आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। अगर टी, आपके पास एक यू से वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और अगर ये टी जो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दो कंडीशंस पूरी कर दे। पहली कंडीशन ये टी 1 1 हो जाए और दूसरी कंडीशन ये टी आपका ऑन 2 हो जाए। अगर ये दो कंडीशंस पूरी करता है, जैसे हम लोग फंक्शंस का इन्वर्स निकालते थे, याद आ रहा होगा आपको, एग्जैक्टली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक मैपिंग ही होती है। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका 1 1 हो जाए, ऑन 2 हो जाए, ये दोनों कंडीशंस पूरी कर देता है, देन हम ये कहेंगे, देन देन टी इज इन्वर्टेबल। इसका मतलब है कि टी का इन्वर्स निकाला जा सकता है भैया। देन टी इज इन्वर्टेबल बोले तो दैट इज हम ये कह सकते हैं कि टी इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब जब भी कभी भी आपको किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स निकालना है तो पहले आपको ये दो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, यानी कि ये दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर ये दो कंडीशंस पूरी होती है तभी आप कह पाएंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इन्वर्टेबल है, यानी कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अब जब हम ये दो कंडीशंस पूरी कर लेंगे, उसके बाद की कहानी क्या है उस बात को समझते हैं। जैसे अगर इन्वर्टेबल हो जाता है, मतलब उसका इनवर्स निकल जाता है, तो भैया डिफाइन कैसे करेंगे उस इन मैपिंग को, उस इनवर्स को, ये बात समझिए। अगर टी आपका u से v एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, टी आपका एक u से v लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, u से v। यहां कोई वेक्टर u है तो उसकी जो मैपिंग बनेगी यहां पर टी यू बनती है और उसको हम v से लिखते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हम काफी बार इसका जिक्र कर चुके हैं, इस बात से हम अच्छे तरीके से वाकिफ है ना। अब बात करते हैं इनवर्स का। इनवर्स ये कहता है भैया, इनवर्स ये कहता है, क्या कहता है इनवर्स? अगर टी आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये टी दो कंडीशंस पूरी कर रहा है, 1 1 और ऑन 2, देन जो इसका इनवर्स है वो डिनोट कैसे करेंगे पहले ये समझते हैं। उसको डिनोट करने का तरीका ये टी -1, टी टू द पावर -1। एक्चुअली ये इनवर्स को दिखाता है, ये पावर के रूप में नहीं, ये इनवर्स का इंडिकेशन एक तरीके से सिंबल है ना। तो टी टू द पावर -1 यानी कि हम इसको कहेंगे टी इनवर्स। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इससे करते हैं वी से यू। एक्चुअल में अगर टी यू से वी है तो टी इनवर्स क्या है हमारा? वी से यू होगा। या सीधा सा अर्थ है भैया, अगर यू टी हमारा यू से वी जा रहा है तो हम रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, बैक साइड में आ रहे हैं, तो बैक आएंगे तो वी से यू आएंगे, सीधा सा अर्थ ये निकलता है ना। तो ये तो डिनोट करने का तरीका है, टी इनवर्स वी से यू एक मैपिंग होती है, ठीक है, डिफाइंड बाई, ये डिनोट करने का तरीका है ना, डिफाइंड बाई। अब डिफाइंड कैसे करेंगे, ये बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है ना। कैसे करेंगे देखिए, ये भी एक मैपिंग है, तो यहां से कोई एलिमेंट उठाएगी तो उसका इमेज उधर जाएगा, सीधा सा अर्थ है। तो अब वी जो वेक्टर स्पेस है, इसमें जो एलिमेंट हम v1 v2 v3 इस प्रकार के लेते हैं, तो हम इसमें एक जनरल एलिमेंट v ले लेते हैं, है ना। टी इनवर्स v लेंगे तो वो अपनी जो मैपिंग बनाएगा वो कहां जाएगा? u के अंदर। तो इसके अंदर भी कोई एक एलिमेंट होगा, हम मान लेते हैं उसके अंदर एलिमेंट क्या है? u है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या कहता है? अगर
आप टी इनवर्स को एक मैपिंग बताकर डिफाइन करने जा रहे हैं, तो अब ये अधूरा है। क्या कंप्लीट होगा? इफ एंड ओनली इफ। मतलब ये बात तभी अप्लीकेबल है, ये बात तभी मान्य है अगर आपके पास टी यू इज इक्वल टू वी है। यस, ये है कहानी मेन। मतलब अगर टी इनवर्स वी से यू कोई मैपिंग आप डिफाइन करने जा रहे हो, तो वो डिफाइंड ये पूरा एक ही बात है, इसको अधूरा, ये पूरा एक बार में ही डिफाइंड होगा। मतलब ये पूरा लिखना है आपको। मतलब टी इनवर्स वी दैट्स इक्वल टू यू है, तो इफ एंड ओनली दोनों तरफ हम मूव करेंगे। अगर ये बात है तो हम ये लिखेंगे। मतलब ये डिफाइन इस प्रकार से हो रहा है, तो ये तभी हो रहा है जब कोई यू यू के अंदर है और टी यू वी बना रहा है। यस, यानी कि टी इनवर्स वी इज इक्वल टू यू तभी होगा जब कोई यू टी के द्वारा मैपिंग बनाकर टी यू हमें वी देगा, तभी। भाई सीधी सी बात है, अगर यू इस मैपिंग के द्वारा वी के अंदर जाकर टी यू बना रहा है, यानी कि वी बना रहा है, तो यहां से अगर आपने कोई उठाया है ना, टी इनवर्स ये v है और ये u है, तो यहां से कोई v उठा रहा है आप, तो वो उधर जाएगा, तो वो क्या बनेगा? t इनवर्स v। और सीधी सी बात है, यहां पर कोई u एलिमेंट बैठा रहेगा। मतलब ये वाली बात है, तभी ये हो सकती है। समझ पा रहे हैं आप? तो इन दोनों का इकट्ठा लिखना है, इकट्ठा ही मीनिंग निकलता है, और यही डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का हम इस्तेमाल कर लेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। समझ पा रहे हैं आप? तो ये कॉन्सेप्ट इससे ऐसे कनेक्ट हो रहा है। ये बात है तभी ये बात है ना भाई। सीधी सी बात है। जैसे इनवर्स का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हैं अपने डेली लाइफ से। उदाहरण अगर हम निकालें, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर से निकलकर दिल्ली जाता हूं। घर से मेरा घर एक सबस्पेस, एक मेरा वेक्टर स्पेस हो गया, है ना। और मैं घर से दिल्ली जा रहा हूं, वो दिल्ली एक दूसरा वेक्टर स्पेस हो गया। जब मैं घर से दिल्ली जा रहा हूं, तो जब वापस आऊंगा, तो दिल्ली से जब वापस अपने घर पे आऊंगा, तो मैं अपने घर पे कब क्यों आऊंगा? क्योंकि मैं इस घर का मेंबर हूं, यहां था, वहां गया था। अब वहां से वापस यहां तभी आऊंगा ना जब मैं इस घर का मेंबर हूं, इस घर में रहता हूं। कॉन्सेप्ट यही है। मतलब आप, ये आपका घर है, ये आपकी दिल्ली है, तो आप अपने घर से दिल्ली जा रहे हैं, करेक्ट है? घर से दिल्ली जा रहे हैं, तो इसका इनवर्स क्या कहता है? अरे भैया, आप दिल्ली से घर वापस कब आओगे? जब ही आओगे जब आप अपने घर में थे। जब आप यहां से यहां गए थे, तभी तो आप यहां से यहां आए हैं। कॉन्सेप्ट ये है बॉस, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप टी इनवर्स वी इज इक्वल टू यू लिख रहे हैं, तो इस बात का मतलब यही है कि आपके पास टी यू वी था। हाँ, ये था तभी ये हुआ है ना। तो मतलब ये है तो हम ये भी लिख सकते हैं, और ये है तो हम ये लिख सकते हैं। ये है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। और याद कीजिए, हम लोग जब इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते थे, तो वहां पर भी यही लिखते थे। याद आ रहा है आपको? यस, एग्जैक्टली यही लिखते थे। आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं? कॉन्सेप्ट, चलिए अब तो मैंने अब ग्राफिकली कुछ चीजें बताई आपको, कॉन्सेप्ट पर आता है। एग्जैक्टली यही लिखा है, कुछ नई बात नहीं है। देखिए क्या कहता है। कहता है ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से वी इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल कहलाता है, उसका इनवर्स निकलेगा। कब निकलेगा? इफ इट इज 1 1, इफ एंड ओनली इफ। बोले तो इट इज 1 1 एंड ऑन 2, मतलब 1 1 ऑन 2 है तो उसका इनवर्स निकलेगा। और अगर हम कह रहे हैं कि उसका इनवर्स निकल रहा है, तो इसका मतलब वो 1 1 ऑन 2 था। यस। एंड इनवर्स ऑफ टी इज रिटन एज दिस प्रकार। ये लिखने का तरीका है भैया, और डिफाइन करने का तरीका क्या है? टी, अगर टी यू से वी है, सीधी सी बात है, तो टी इनवर्स वी से यू होगा। हम फंक्शन के केस में पढ़ते थे ऐसा। और डिफाइन करने का तरीका क्या है कि टी इनवर्स वी इज इक्वल टू, मतलब यहां से एलिमेंट आ रहा है तो यहां पहुंचेगा, तो ये हो रहा है, तो ये तभी होगा इफ एंड ओनली टी इज इक्वल टू वी। तब ये था आपके पास, तभी ये हुआ है। वही बात जो मैंने यहां पर समझाई है। यहां पर तो एक लाइन लिखी हुई है, इस बात को मैंने, है ना, स्टेप बाय स्टेप खोल के बता दिया कि कैसे कहानी हो रही है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट, देखिए ये डेफिनेशन मैं यूज करूंगा, आगे कुछ में रिजल्ट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको प्रूव करूंगा। तो जब मैं उनको प्रूव करूंगा, तो याद रखिए मैं इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा, है ना। तो जब मैं इसको यहां से, मैं जब यहां पहुंच रहा हूं या यहां से यहां आ रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये डेफिनेशन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। क्लियर है? अब हम कुछ थ्योरम्स है, कुछ प्रोपर्टी, उनको प्रूव करते हैं जो आपके बेहद काम आने वाली है ना। चलिए, तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 यानी कि थ्योरम्स की हम बात करते हैं। पहली थ्योरम क्या कहती है हमारी, देखिए समझिए। अभी मैंने बोला है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी होता है, तो उसका इनवर्स एक मैपिंग, एक फंक्शन वहां पर एग्जिस्ट करता है, जो डिफाइंड इस प्रकार से होता है।
अब हम ये प्रूव करेंगे कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो इनवर्स होता है ना भैया, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। ये प्रूव करेंगे। जैसे हमने पीछे किया, पीछे हमने प्रूव किया था कि दो ट्रांसफॉर्मेशन है T1 और T2, उनसे एक कंपोजिशन, एक प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होता है। फिर हमने उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव किया था। क्लियर है? चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला प्रोबेबिलिटी, पहली थ्योरम क्या कहती है? कहता है अगर टी यू से वी को इन्वर्टेबल है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा आ सकता है परेशान करने के लिए, ट्रू फॉल्स में, है ना। यहाँ लेस देन इक्वल टू आ रहा है, यहाँ नॉट इक्वल टू लिखा आ सकता है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने ही होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, तो आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं बॉस। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर वो क्वेश्चन आपको आएंगे बाहर से आ गया भैया, बाहर से तब आएंगे जब आपने पढ़ा नहीं है। अगर चीजें पढ़ी हुई हैं तो ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट बहुत आसान होते हैं, अगर पढ़े हुए हैं तो एक बार कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए तो इनको फिर दोबारा पढ़ लेना आसान हो जाता है। चीजें देखिए, एक्सप्लेनेशन को एक बार आपने समझ लिया कि कोई थ्योरम, कोई प्रोपर्टीज किस प्रकार से हो रही है, उसका एक्सप्लेनेशन आपने समझ लिया, तो यकीन मानिए उसको याद रखना आसान हो जाएगा। अदरवाइज फिर आप रट्टा मारेंगे, और रट्टा मारा हुआ 2 या 3 दिन याद रहेगा, 5वें दिन गायब हो जाएगा सारा। और एक बार एक्सप्लेनेशन आपने समझ लिया है तो उसको अगर भूल भी जाते हैं तो 2 बार फिर से पढ़ लेने से वो चीजें फिर से पक्की हो जाती है। बस ये फर्क होता है। तो क्या कहता है कि टी अगर यू से भी इन्वर्टेबल है, दैट इज 1 1 है और ऑन टू है। इन्वर्टेबल का मतलब होता है 1 1 और ऑन टू होना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर टी हमारे यू से भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि 1 1 ऑन टू है, मतलब इन्वर्टेबल है, टी की बात चल रही है, तब कह रहा है कि अगर टी इनवर्स, इस प्रकार से हम लोग बताते हैं, अगर ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसका इनवर्स टी इनवर्स ये हमारा वी से यू है, तो कहता है कि ये प्रूव कीजिए कि टी इनवर्स इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर है क्या करना है? टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब 1 1 ऑन टू है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसको नाम दे गया टी इनवर्स वी से यू। ठीक है, ये मैपिंग है। हमें प्रूव करना है कि ये टी जो इनवर्स है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो चलिए इस बात को प्रूव करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमें अगर टी इनवर्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो मतलब भैया क्या करना है, क्या करें? अरे भैया वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे करते आ रहे हैं, ये देखिए। तो मतलब टू प्रूव टी इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इनवर्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो मतलब हमें ये काम करना है। क्या प्रूव करना है? दैट इज we have to prove T inverse linear transformation, we have to show that मैं आपको बताने जा रहा हूं हम करने क्या जा रहे हैं, है ना। हम करेंगे T इनवर्स A of V1 प्लस B of V2 दैट्स इक्वल टू A of T इनवर्स V1 प्लस B of T इनवर्स V2। अब मैंने जानबूझकर यहां पर V1 V2 लिए क्योंकि T इनवर्स जो होता है हमारा, वो कहां से कहां होता है, आपको इतना आइडिया होगा ना, ये आइडिया तो आपको होगा यहां पर कि T इनवर्स हमारा कहां से कहां है, V से U है। तो V के अंदर एलिमेंट V1 V2 टाइप के होते हैं ना, तो वही मैंने यहाँ पर V1 V2 टाइप के लिए हैं। अदरवाइज आप U और V से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने V से हम एलिमेंट उठाएंगे और U में पहुंचाएंगे, तो हम V1 V2 टाइप के एलिमेंट लेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वही बातें हैं, अगर मैं ये कंडीशंस पूरी कर दूं, अरे A को बाहर निकाल दे T इनवर्स V1, B को बाहर निकाल दे T इनवर्स V2, तो प्रूव हो जाएगा ना कि T इनवर्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अरे भैया पीछे भी तो यही कॉन्सेप्ट लगाते आ रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है ना, क्लियर बात है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। मतलब हमें ये कहानी करनी है, मतलब ये खेल खेलना है हमें, ये लीजिए, मतलब ये काम करके दिखाना है, तो कर देंगे भैया, कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल करेंगे। और इस काम में हमारी मदद कौन करेगा? अरे भैया टी करेगा। टी क्या है? 1 1 ऑन टू है, बोले तो इन्वर्टेबल है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो टी है वो आपका 1 1 ऑन टू है। चलिए आप देखिए कैसे करते हैं। सिंस टी इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब T 1 1 ऑन टू है, अपने को गिवन है, तो इसकी कंडीशंस 1 1 और ऑन टू को अपन कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं वो ऑन टू वाली इस्तेमाल करता हूं, अपने सीजन अनुसार जो आवश्यकता है उसको उठा लेंगे, है ना। तो T क्या ऑन टू है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, लेट V बिलोंग्स टू V,
एक काम करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं क्योंकि हमें दो की जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पर। लेट v1 कोमा v2 बिलोंग्स टू v, है ना। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। t हमारा क्या है, t हमारा u से v है ना। और मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस वाली कंडीशंस का यूज करने जा रहा हूं। और जब मैं इस कंडीशन का यूज करूंगा तो इसका मतलब को समझो आप। t मेरा 1 1 ऑन टू है, सॉरी t, हाँ t 1 1 ऑन टू, तो मैं अभी ऑन टू वाला यूज करूंगा। तो ऑन टू अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो t अगर ऑन टू है तो मतलब यहां से कोई एलिमेंट v है, तो इसके पास एक एलिमेंट u जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि ये ऑन टू है, ढूंढना नहीं है, मिलेगा। और इस प्रकार से मिलेगा कि टी यू इज इक्वल टू वी। यस, लेकिन अभी तो मैं दो एलिमेंट से काम कर रहा हूं, तो मैं v1 v2 पर काम कर रहा हूं, तो मुझे u के अंदर u1 u2 मिलेंगे, है ना। तो अगर मैं दो एलिमेंट v1 v2 v में लेता हूं एंड, और साथ में एक बात बता के चलता हूं, क्या, एंड t इज ऑन टू, अगर मैंने ये कह दिया कि दो एलिमेंट v1 v2 v के अंदर है, करेक्ट है, और t हमारा ऑन टू है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है देन देयर एग्जिस्ट क्या, u1 कोमा u2 किसके अंदर, u के अंदर। अच्छा जी, और इस प्रकार होंगे सच दैट, किस प्रकार होंगे भैया, इस प्रकार होंगे कि t ऑफ u1 इज इक्वल टू v1 एंड t ऑफ u2 इज इक्वल टू v2। यस एग्जैक्टली इसी प्रकार होंगे, क्योंकि ऑन टू है t। अच्छा जी, अब कहानी बदल जाएगी, देखिए क्या बात समझने वाली क्या है, उस बात पर नजर डालते हैं जरा। अब क्योंकि t ऑन टू है तो हम यहां तक पहुंच गए, लेकिन t 1 1 ऑन टू भी है, बोले तो t इन्वर्टेबल भी है ना। अब क्या लिखेंगे, सिंस t इज इन्वर्टेबल, बोले तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब t इन्वर्टेबल है तो डेफिनेशन इस्तेमाल करने जा रहा हूं इन्वर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए कौन सी डेफिनेशन, अरे भैया कौन सी डेफिनेशन, ये वाली। t इनवर्स v बराबर u है तो tu बराबर v है। अगर t इनवर्स v1 है बराबर u1, तो मैं लिखूंगा tu1 बराबर v1, और मतलब ये है तो ये लिखूंगा, मतलब अगर tu1 बराबर v1 है तो t इनवर्स v1 बराबर u1 लिखूंगा, ये है तो ये लिखूंगा, है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो इसका मतलब अगर t u1 बराबर v1 है तो इसका मतलब है क्या, t इनवर्स, चलो कलर ये वाला ले लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं ताकि डिफरेंट दिखाई दे। तो अगर ये बराबर ये है तो इसका मतलब यहां पर क्या पहुंचेगा, इसका मतलब यहां पर पहुंचेगा कि t इनवर्स v1 बराबर u1, क्यों, डेफिनेशन है इन्वर्टेबल की, है ना। एंड यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा t इनवर्स v2 बराबर u2। ये कैसे आया, इस डेफिनेशन का मैंने इस्तेमाल कर लिया। कहानी क्लियर है, जी हाँ क्लियर है सर, कोई नई बात नहीं है, यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब चलिए, अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब क्योंकि v1 और v2 हमने कहां से लिए हैं, v के अंदर लिए हैं, तो अब इस t इनवर्स v1 और t इनवर्स v2 पर काम शुरू करते हैं। और देखिए हम लोग कहां चलते हैं। एक बात बताइएगा, अगर v1 v2 v के अंदर है तो उसका मतलब tu1 और tu2 भी v के अंदर है, क्योंकि v1 और बराबर tu1 है, v2 बराबर tu2 है। तो इसका मतलब अगर v1 v2 v में है तो इसका मतलब tu1 और tu2 भी v के अंदर है। यहां से देखो, इस बात को समझो, है ना। अब क्या करने वाले हैं, देखो उस बात को समझते हैं। देखिए नाउ t ऑफ u1 कोमा t ऑफ u2 बिलोंग्स टू v। सही बात है भैया, अगर v1 v2 बिलोंग कर रहे हैं तो v1 की वैल्यू ये है, v2 की वैल्यू ये है। अच्छा मैं करना क्यों, ऐसा कर क्यों रहा हूं, देखिए समझाता हूं अभी क्यों कर रहा हूं। अगर ये दो एलिमेंट v के अंदर है, क्लियर बात है, तो इसका मतलब क्या है, और एंड a और b दो मैं स्केलर्स ले लेता हूं, दो मैंने स्केलर्स ले लिए, और ये दो एलिमेंट है, एक दो किसके अंदर, v के अंदर, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी v में जाएगा। अगर ये वेक्टर v के अंदर है, तो अगर ये दो स्केलर्स हैं तो इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज a ऑफ t ऑफ u1 प्लस b ऑफ t ऑफ u2 किस में बिलोंग करेंगे भैया, v में बिलोंग करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये हमारा एक एलिमेंट बनकर तैयार हुआ है जो किस में बिलोंग कर रहा है, v में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए एक बात को समझाते हैं। नाउ t हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लियर सी बात है। तो इसका मतलब कहानी ये है
कि जो टी है हमारा, टी ऑफ ए ऑफ वी u1, टी में तो u1 u2 चलेंगे, और प्लस b ऑफ u2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, u1 u2 कहां से आ रहे हैं? u से आ रहे हैं। तो जिस प्रकार ये दोनों एलिमेंट v में थे और ये दो स्केलर से, तो ये वाला एलिमेंट v में चला गया था। इसी प्रकार u1 u2 तो u के अंदर है ही, a और b स्केलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो t अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस कॉन्सेप्ट को मैं t पर इस्तेमाल करूं, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है a ऑफ t ऑफ u1 प्लस b ऑफ t ऑफ u2। एक बार एक स्टेटमेंट में पूरी कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं रिपीट करा के आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दूंगा। एक बार देखिए, थोड़े टुकड़े टुकड़े इसको कनेक्ट करा दूंगा, एक बार पहले समझ लेते हैं एक बार, है। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब समझने वाली बात क्या है भैया, ये a तो a ही रहेगा, tu1 की वैल्यू क्या है उस बात को पकड़िए। tu1 की वैल्यू क्या है? tu1 की वैल्यू है v1 और tu2 की वैल्यू है v2। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v1 और इसको लिख सकते हैं v2। क्लियर है? तो t अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t के इस्तेमाल से हम यहां पर आ चुके हैं। अब क्योंकि t इन्वर्टेबल भी है, अगर t इन्वर्टेबल, तो इसका मतलब क्या निकलता है? तो इसका मतलब ये tu बराबर ये आ रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, कौन से कॉन्सेप्ट को? इसको। अगर tu बराबर v आ रहा है तो t इनवर्स v बराबर u होगा। इसी बात को अगर मैं यहां कनेक्ट करूं, अगर t, इसको मान लेते हैं u है, tu बराबर v है, तो t इनवर्स v बराबर u होगा। तो दिस इंप्लाइज हम लिखेंगे t इनवर्स, इस पर इनवर्स लग जाएगा, a v1 प्लस में b v2 दैट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? a u1 प्लस b u2। सही बात है, वहां हटा दे उसको, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। फिर इसको हटा लेते हैं, है ना, इसको हटा लेते हैं, एक ही पेज पे खत्म हो जाएगा फिर ये। अब देखिए, समझिए इस बात को। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है? टी इनवर्स a v1 प्लस b v2 बराबर a हमारे पास है, हाँ है। अब u1 की वैल्यू क्या है भैया? u1 की वैल्यू है t इनवर्स v1, तो यहां पुट कर देते हैं। u1 की वैल्यू क्या है? t इनवर्स v1 प्लस u2 की वैल्यू क्या है? t इनवर्स v2। और देखिए यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से कनेक्ट करवाता हूं। देखिए, हमें प्रूव करना है कि टी इनवर्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, करेक्ट है। और आपको पता है अगर टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो आपको ये वाली कंडीशंस पूरी करनी है। क्लियर? अब टी अगर 1 1 ऑन 2 है तो इसका मतलब हम ये दो कंडीशन का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहां पर ऑन 2 का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो एक काम करते हैं, दो एलिमेंट v1 v2 v के अंदर ले लेते हैं। अगर टी ऑन 2 है तो ऑन 2 है तो u1 और u2 दो u के अंदर, मतलब अगर t ऑन 2 है तो v1 v2 के लिए कोई दो एलिमेंट ऐसे u के अंदर जरूर बैठे होंगे सच दैट tu1 बराबर v1 tu2 बराबर v2। ये काम हमने कैसे किया? डेफिनेशन ऑफ ऑन 2 का इस्तेमाल किया। t ऑन 2 है ना। अब t11 भी है और ऑन 2 भी है तो t इन्वर्टेबल भी है। तो अगर t इन्वर्टेबल है तो tu1 बराबर v1 है, तो इसका मतलब t इनवर्स v1 बराबर u1 और t इनवर्स v2 बराबर u2। अब इस चीज को हम जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां यूज कर लेंगे। यहां तक पहुंच गए? ठीक है भैया, हाँ ठीक है। अब एक बात समझने वाली क्या है कि अगर v1 v2 v में है तो इसका मतलब tu1 और tu2 भी v में है। क्यों? क्योंकि v1 इसके बराबर है, v2 इसके बराबर है। अगर दो एलिमेंट मैं ले लेता हूं f के, दो स्केलर्स में f में लेता हूं, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो भी v में जाएगा। बिल्कुल जाएगा, डेफिनेशन पीछे बढ़ते हुए आ रहे हैं। यहां तक तो हमें चीजें अपनी जो आवश्यकता है वो हमने बना के रख ली है ना। देखिए मैंने ये चीजें क्यों करके दिखाई है, ये चीजें मैंने क्यों की है, ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि अगर ये एलिमेंट v में है तभी तो मैं इसको मैं t इनवर्स में या बना पाया हूं। ये एलिमेंट v में है तभी तो इसके ऊपर t इनवर्स लगा पाया हूं, अदरवाइज नहीं लगा सकता। अगर ये एलिमेंट v का नहीं है तो ये t हाँ हटकर t इनवर्स पे कभी नहीं आएगा। समझ पा रहे ना? तो ये काम इसलिए मैंने करना पड़ा है मेरे को समझाने के लिए। अब t तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t की कोई भी चीज कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो t a u1 प्लस b u2 को हम लिख सकते हैं, a को बाहर t u1, b को बाहर t u2। अच्छा जी, तो a का a t u1 की वैल्यू v1 और b का b t u2 की वैल्यू v2। अब t u दिस इक्वल टू दिस आ रहा है, t इन्वर्टेबल है
तो टी इनवर्स इस पर इनवर्स लग जाएगा और बराबर में ये बच जाएगा। तो टी इनवर्स ए वी वन बी वी टू, यू वन की वैल्यू वापस पुट कर दी, टी इनवर्स वी वन और यू टू की वैल्यू वापस पुट कर दी, और हमारा काम हो गया। करेक्ट है जी हाँ। और ये काम, इस काम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किसकी है, छोटी सी बात है कि यहां पर जो एलिमेंट है वो भैया यू में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, यू वेक्टर स्पेस के अंदर। और यहां पर एलिमेंट है वो भैया किस में होना चाहिए, वी वेक्टर स्पेस में, तभी आप इनवर्स लगा सकते हैं। तो ये यू में है ही, क्योंकि ए अगर यू वन यू टू यू में है तो ए यू वन बी यू टू भी यू में रहेगा, और ये बात मैंने ऊपर प्रूव कर ही रखी है। तो अगर ये एलिमेंट इसके बराबर आ रहा है, टी इस एलिमेंट की इमेज इसके बराबर आ रही है, मतलब फाइनली ये यहां पर पहुंच गया है, तो अगर इस एलिमेंट की इमेज ये आ रही है और टी इन्वर्टेबल है, तो टी इनवर्स लगाया जा सकता है ना इधर डेफिनेशन के हिसाब से। इसकी वैल्यू पुट कर दी, काम खत्म। समझ पा रहे हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक से दो बार फिर से इस वीडियो को देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ चीजें एक बार में नहीं आती तो वीडियो को एक से दो बार देख लिया करो। नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरम नंबर 2 के अंदर आते हैं। क्या कहती है थ्योरम नंबर 2, कहता है अगर T1 U से V और T2 V से W दो इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, T1 U से V है और T2 V से W, ये जहां खत्म हो रहा है ये वहीं शुरू हो रहा है, मतलब कंपोजिशन वाली बात बनेगी। तो अगर T1 और T2 दो इन्वर्टेबल, मतलब ये भी इन्वर्टेबल है ये भी इन्वर्टेबल है, मतलब ये भी 1 1 ऑन 2 है और ये भी 1 1 ऑन 2 है ना, मतलब इसका भी इन्वर्स निकल सकता है और इसका भी इन्वर्स निकल सकता है। ये कहानी गिवन है। अच्छा जी, देन T2 T1 इज ऑल्सो इन्वर्टेबल, ये कहना चाह रहा है अगर T1 T2 इन्वर्टेबल है तो उनका कंपोजिशन, T1 T2 क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ T1 एंड T2, तो उनका कंपोजिशन भी इन्वर्टेबल होगा। एक काम तो ये करना है। दूसरा एंड, और क्या करना है, जो T2 T1 का इनवर्स है वो T1 इनवर्स T2 इनवर्स के बराबर होता है। ये दूसरा काम करना है, मतलब T2 T1 को इन्वर्टेबल भी प्रूव करना है। अगर T2 T1 को इन्वर्टेबल प्रूव करना है इसका मतलब T2 T1 को 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू प्रूव करना है, एक काम। दूसरा हमें ये वाली लेफ्ट साइड इस राइट साइड के बराबर प्रूव करनी है कि T2 T1 का इनवर्स T1 इनवर्स T2 इनवर्स के बराबर होता है। क्लियर। तो चलिए सेकंड नंबर थ्योरम का ये पहला वाला पार्ट करते हैं, फिर दूसरे पार्ट में ये करेंगे। ये हटा देते हैं, इसका काम हो गया है ना। तो सेकंड नंबर थ्योरम हम कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। पार्ट वन बोले तो हम क्या कर रहे हैं, टू प्रूव T2 T1 इज इन्वर्टेबल। यस, हम ये प्रूव करेंगे कि T2 T1 क्या है भैया, इन्वर्टेबल है। मतलब हमें ये T2 T1 को 1 1 और 1 2 प्रूव करना है। तो पहले हम 1 1 का काम करते हैं, है ना। तो लीजिए देखिए, तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे हमारा। अच्छा ये तो पता होना चाहिए कि आपको T2 T1 डिफाइंड किस प्रकार से होता है, हालांकि कंपोजिशन में पीछे सिखा चुका हूं, उसका हल्का सा यूज यहां पर करूंगा। तो एक बार इसको लेके आते हैं, है ना। T1 क्या है हमारे पास, वी हैव, है ना, वी हैव हमारे पास है क्या, हमारे पास क्या है, वी हैव T1 U से V एंड T2 क्या है भैया, V से W, B2 इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल 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 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट है, दो इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ओके, देन देयर कंपोजिशन, थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा। देन देयर कंपोजिशन T2 T1 कहां से कहां तक बनेगी भैया, U से W, डिफाइंड बाई T2 T1 over the vector U that's equal to T2 of T1 U, that's all। और U कहां से आ रहा है, कॉमा, U कहां से आ रहा है भैया, U से आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है कंपोजिशन की। क्योंकि हमें T2 T1 को इन्वर्टेबल प्रूव करना है, तो T2 T1 है क्या, डिफाइन किस प्रकार से हो रही है, ये तो पता होना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं, पिछली क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन एक बार उसको लिखना तो पड़ेगा ना, ताकि उसका मैं यूज कर पाऊँ, वरना मैं डायरेक्ट लिखूंगा फिर आप कहोगे सर ये चीज कहां से आई, है ना।
तो मतलब इसका मैं यूज कर सकता हूं अपनी सुविधा अनुसार। करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर T2 T1 को हमें इन्वर्टेबल प्रूव करना है तो 1 1 1 2 प्रूव करना है। तो चलिए, तो पहले हम प्रूव करते हैं 1 1 है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब उनकी इमेज इक्वल ले लेंगे और फिर वो दो एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि इन्वर्ट 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, लेट T2 T1, इस पर एक यहां पर U1 लेते हैं, T2 T1 यहां पर U2 लेते हैं। मतलब हमने क्या किया, U1 U2 कहां से आ रहे हैं, U से आ रहे हैं, है ना। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए, बिलोंग्स टू, है ना। ये क्या है, बिलोंग्स टू है या कुछ कहीं कुछ और समझ लेना, ये बिलोंग्स टू है। हम्म। तो U1 U2 U में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, U1 U2 की इमेज, भाई अगर T2 T1 को 1 1 प्रूव करना है तो T2 T1 ही लिखना पड़ेगा ना। अरे यहां पर T2 T1 ही लिखना पड़ेगा भैया, है ना। तो T2 T1 के अंडर में U1 U2 की इमेज बराबर ले ली, है ना। U1 और U2 की इमेज बराबर है किसके अंडर में, T2 T1 के अंडर में। अगर हम ये प्रूव कर दे U1 U2 बराबर है तो प्रूव हो जाएगा कि T2 T1 1 1 है ना। अब देखिए कहानी को समझते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को हम कंपोजिशन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। T2 T1 U किसके बराबर होता है, T2 ऑफ T1 U। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, दिस इंप्लाइज T2 ऑफ T1 U1, यस। और यहां से क्या आएगा, T2 ऑफ T1 U2, यस। अब T2 तो भैया इन्वर्टेबल है, T1 T2 दोनों इन्वर्टेबल है, देखो ये लिखा हुआ T2 T1 दोनों इन्वर्टेबल है। तो अगर T2 इन्वर्टेबल है तो T2 1 1 भी है। अरे भैया T2 इन्वर्टेबल है तो मतलब T2 1 1 1 2 दोनों है, तो T2 1 1 भी है। अब यहां पे दिमाग लगाओ, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ, ये T2, ये T2 और ये T2 के लिए एक एलिमेंट का काम करेगा, ये T2 के लिए एक एलिमेंट का काम करेगा। तो T2 अगर इन्वर्टेबल है तो T2 का ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, बोले तो इस एलिमेंट की इमेज T2 के अंडर में, इस एलिमेंट की इमेज T2 के अंडर में बराबर है और T2 इन्वर्टेबल है। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों बराबर है। इसका मतलब T1 U1 बराबर है T1 U2 के। क्यों, अरे T2 1 1 है भैया, तो T2 का ये एलिमेंट और T2 का ये एलिमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। बोले तो अगर इस एलिमेंट की इमेज बराबर है, इन दोनों एलिमेंट की इमेज बराबर है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी बराबर है। क्यों, T2 1 1 है। लेकिन आगे फिर एक नई बात आ गई कि भैया T1 भी 1 1 है, क्योंकि T1 भी तो इन्वर्टेबल है लिखा हुआ। तो T1 भी 1 1 है, तो यहां बताना चाहो तो बता सकते हैं रीजन में, बिकॉज T2 इज 1 1। अच्छा ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि T2 1 1 है। अब आगे देखो, तो दिस इंप्लाइज T1 U1 बराबर T1 U2। अब T1 भी 1 1 है तो इसका मतलब U1 बराबर U2। दिस इंप्लाइज U1 बराबर U2। क्यों, ब्रैकेट में बताएंगे क्योंकि T1 इज 1 1। अरे भैया T1 भी 1 1 है तो हमने कर दिया काम। हम ये इन दोनों एलिमेंट की इमेज T2 T1 के अंडर में बराबर लेके चल रहे थे, दोनों एलिमेंट्स को बराबर प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि T2 T1 इज 1 1। क्या समझते हो, बिल्कुल सही बात है भाई। T2 T1 क्या हो गया, 1 1 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर, यस सर। तो 1 1 वाला काम तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑन टू भी प्रूव करना है। चलिए, टू प्रूव T2 T1 इज ऑन टू। अच्छा जी, तो एक बात पता होना चाहिए कि T2 T1 कहां से कहां तक है। T2 T1 हमारा U से W तक है ना। हाँ, तो T2 T1 को अगर ऑन टू प्रूव करना है भैया तो यहां से एक वेक्टर लेंगे और अगर करना है प्रूव ऑन टू तो इसमें ढूंढना पड़ेगा U के अंदर एक वेक्टर। अगर ये ऑन टू होता तो इसके अंदर अपने आप मिल जाता, लेकिन अभी अपने आप नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। T1 T2 दोनों ऑन टू है, उनके लिए ढूंढना नहीं है, वहां तो मिल जाएंगे, लेकिन T2 T1 को तो प्रूव करना है ना। T1 ऑन टू है उसके लिए मिल जाएगा, T2 ऑन टू है उसके लिए मिल जाएगा, लेकिन T2 T1 इसको प्रूव करना है ऑन टू, तो इसके लिए अगर कोई वेक्टर लेके चल रहे हो तो इसमें ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ढूंढने में कामयाब हो गए तो आप कह सकते हैं कि T2 T1 ऑन टू है ना। तो लीजिए, लेट W के अंदर स्मॉल w एक एलिमेंट ले लेता है कैपिटल W के अंदर, ले लिया। हाँ, अब इसको सहारा कौन बनेगा, T2 बनेगा सहारा, सिंस
T2 कहां से कहां तक, V से W इज ऑन टू। अब T2 तो ऑन टू है, तो अगर कोई एलिमेंट W में है तो इसके लिए V1 V के अंदर कोई एक एलिमेंट जरूर बैठा हुआ मिलेगा। दिस इंप्लाइज T2V बराबर W। क्यों? अगर W में बिलोंग कर रहा है, ये ऑन टू है, तो एक एलिमेंट V बता देंगे यहां पर V किस में बिलोंग करेगा भैया, V के अंदर। तो इस T2 ऑन टू है तो V के अंदर एक एलिमेंट V बैठा हुआ है, और इस प्रकार है कि T2V बराबर W आएगा। क्लियर? ऑल्सो T1 कहां से कहां तक है, U से V, वो भी ऑन टू है, इज ऑन टू। अगर ये ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है, T1U बराबर V, जहां हम बताएंगे कोमा U और V कहां, U तो आ रहा है कहां से, यहां लिख सकते हो फॉर V बिलोंग्स टू V कोमा T1U बराबर V, और जहां पर U कहां से आया, U से। अगर T1U से V ऑन टू है तो इस V के अंदर कोई एक एलिमेंट है V, उसके लिए एक U के अंदर एक एलिमेंट U बैठा हुआ मिलेगा, इस प्रकार मिलेगा कि T1U बराबर V आएगा। तो यहां पर देखिए दो, ये बड़े दो इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो इसका क्योंकि T1 ऑन टू है, एक इसका क्योंकि T2 ऑन टू है, और करना इसको ऑन टू है। इन दोनों का सहारा लेंगे। कैसे लेते हैं देखिए, यहां तक पहुंच चुके हैं, कहां तक, यहां तक। इसको फिर से लिख लेते हैं, T1V बराबर W, T1V बराबर, सॉरी T1U बराबर V, T1U बराबर V, T1U बराबर V। मैंने कुछ नहीं किया, मैं चाहता तो यहां भी कर सकता हूं, मैं अलग से कर रहा हूं। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमें तो करना किसको है, T2 T1 को, तो बोथ साइड T2 ऑपरेट कर देते हैं, है ना, लेफ्ट साइड भी T2 लगा देते हैं और राइट साइड भी T2 लगा देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये कंपोजिशन की डेफिनेशन इस्तेमाल होगी यहां पर। T2 ऑफ T1U क्या होता है, T2 T1U, और T2V किसके बराबर है, ये देखिए T2V किसके बराबर, W के, तो बराबर W। तो क्या कर दिया हमने, हमने कुछ नहीं किया, W के अंदर एक W लिया, मतलब इसको ऑन टू प्रूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक W में मिलोंग कराया, और एक U ढूंढ लाए। देखो U कहां आ रहा है, U के अंदर, हम बताएंगे यहां पर U कहां से आ रहा है, U के अंदर। तो अगर W के अंदर लिया है तो हमने एक U ढूंढ लिया U के अंदर, और इस प्रकार ढूंढा है कि ये वाली बात पूरी हो रही है। यस, इसके अंदर एक एलिमेंट लिया, इसमें एक एलिमेंट ढूंढ लिया, और इस प्रकार ढूंढा कि इस मैपिंग के अंडर में T2 T1U बराबर W आ गया, तो इसका मतलब प्रूव हो गया T2 T1 इज ऑन टू। दैट्स ऑल। ये 1 1 भी कर दिया था हमने, अब ऑन टू भी कर दिया, तो यहां से क्लियर हो रहा है कि T2 T1 क्या है, दिस इंप्लाइज 1 1 भी कर दिया, ऑन टू भी कर दिया, तो T2 T1 इज इन्वर्टेबल। तो यहीं पर हमारा पहला पार्ट खत्म होता है, यहीं पर हमारा पहला पार्ट खत्म होता है ना। मतलब हमने 1 1 कर दिया, ऑन टू कर दिया, तो इसका मतलब हमने ये वाला काम कर दिया। T2 T1 क्या है, इन्वर्टेबल है। अब हमें प्रूव करना है कि T2 T1 का इनवर्स किसके बराबर है भैया, T1 इनवर्स T2 इनवर्स के बराबर है। करेक्ट है? तो चलिए, टू प्रूव T2 T1 इनवर्स इज इक्वल टू T इनवर्स T2 इनवर्स। क्लियर है? करते हैं। और इसी को कराने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। हम जब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 10 और 11 आपने पढ़ा है 12th क्लास का, तो ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, एग्जैक्टली ये वही कॉन्सेप्ट है, उसी ट्रैक पर काम करेगा। देखिए कैसे, अगर मैं कहता हूं कि T U से V इज इन्वर्टेबल, इज इन्वर्टिबल, अगर मैं कहता हूं T U से V इज इन्वर्टेबल, तो इसका मतलब क्या है कि T इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, अगर T हमारे पास है, T इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर क्या रिजल्ट निकालते हैं, ये रिजल्ट ये निकालते हैं कि T और T इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन है यहां पर, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यहां पर, आई बोले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी,
आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है आपको पहले मैं सिखा चुका हूं, बराबर टी इनवर्स टी। मतलब अगर टी इन्वर्टेबल है ना, तो मतलब क्या है कि टी और टी इनवर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हम लोग सीख चुके हैं पीछे प्रोडक्ट और कंपोजिशन करना। तो टी और टी इनवर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर आएगा। यहां पर आप चाहे टी टी इनवर्स आई लिख सकते हैं और टी इनवर्स टी, मतलब दोनों तरफा से, चाहे आप प्री में लगाए, आप पोस्ट में टी इनवर्स लगाए, या प्री में, प्री बोले तो पहले टी इनवर्स लगाना और पोस्ट बोले तो टी इनवर्स को बाद में लगाना। ये देखिए टी के बाद में लगा रखा है और टी के पहले लगा रखा है। दोनों तरीके से प्री और पोस्ट पर वो आइडेंटिटी ऑपरेटर बनेगा। अगर टी इन्वर्टेबल है तो, टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो। यही काम हम मैट्रिक्स में करते थे, याद आया? ए मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल थी तो बी, एक मैट्रिक्स बी कहलाती थी इनवर्स ऑफ ए, एक मैट्रिक्स बी कहलाती थी इनवर्स ऑफ ए इफ ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर बी ए। और हम क्या लिखते थे? और हम ये लिखते थे कि अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है और बी इनवर्स है ए का, तो हम क्या लिखते थे? बी बराबर ए इनवर्स। याद आ रहा है आपको? यही तो लिखते थे। तो एग्जैक्टली ये वही कहानी है दोस्त। तो यहां पर करने क्या वाले हैं? यहां पर हम काम करने वाले हैं कि अगर हमारी टी यू से भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी और टी इनवर्स, जैसे यहां पर बी क्या है? ए का इनवर्स है, तो ए और ए भी, मतलब ए, अगर बी ए का इनवर्स है तो हम क्या लिख रहे हैं? ए बी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे हैं। उसी प्रकार ये है, अगर टी इन्वर्टेबल है, टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो टी टी इनवर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यहां पर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है ना, और टी इनवर्स यहां पर क्या है? टी, ये भी उस आइडेंटिटी के ऑपरेटर के बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब जो डेफिनेशन है लीनियर इनवर्स इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये वही कॉन्सेप्ट का दूसरा रूप है। अगर टी इन्वर्टेबल है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका इनवर्स निकाल रहे हैं, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस चीज को ऐसे भी समझा जा सकता है। क्यों मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं इसका यूज करने जा रहा हूं, किसके लिए? ये प्रूव करने के लिए, है ना। चलिए, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये इनवर्स इसके, मतलब ये लेफ्ट साइड इस राइट साइड के बराबर है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं, है ना, पहला पार्ट, पहले पार्ट में मैं क्या करूंगा? दो पार्ट करूंगा इसका, क्योंकि मुझे ये भी दिखाना है और ये भी इसके आई के दिखाना है, ये भी आई के दिखाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा? टी टू टी इनवर्स, टी टू टी वन और टी वन इनवर्स टी टू इनवर्स, इस चीज को सोल्व करता चलूंगा और आई बनाऊंगा। अगर मैंने आई बना दिया तो इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स ये है। जैसे देखो, ए बी इज इक्वल टू आई होता है, तो बी क्या होता है? ए का इनवर्स। इसी प्रकार टी टी इनवर्स आई है, तो इसका मतलब टी का इनवर्स कौन है? ये। तो अगर ये बराबर ये, सॉरी ये मल्टीप्लाई ये, इन दोनों का प्रोडक्ट मैं आई प्रूव कर दूं, तो इसका इनवर्स ये हो जाएगा, है ना। ये देखिए, इसका और इसका प्रोडक्ट आई आ रहा है, तो इसका इनवर्स कौन है? ये टी इनवर्स, है ना। समझ आई बात आपको? दूसरा काम मैं क्या करूंगा? दूसरा काम मैं ये करूंगा कि टी वन इनवर्स टी टू इनवर्स, अब मैं इसको प्री में कर रहा हूं, है ना। देखिए, ये मैंने पोस्ट में किया बाद में, और अब मैं प्री में कर रहा हूं, बोले तो पहले टी टू टी वन, और इसको भी मैं सोल्व करते करते आई बना दूंगा। तो यहां पर क्लियर हो जाएगा कि टी टू टी वन का इनवर्स ये है। चलिए, अब इस प्रोसेस को सोल्व करते हैं, है ना। बहुत आसान है, जैसे मैट्रिक्स में करते थे ना, ए बी सी तीन मैट्रिक्स होती थी, तो एक को अलग करते थे, दूसरी को चिपका देते थे, वही करेंगे। तो देखिए, ध्यान से, बड़ा समझदारी से काम करना है, फोकस यहां करना है। हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक टी वन ऑपरेटर है और एक टी टू ऑपरेटर, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूं यहां पर, है ना। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वन और टी टू। तो पहले ये सारा जो मटेरियल है वो पहले टी वन पर जाएगा, टी टू सेपरेट हो जाएगा, टी टू सेपरेट हो गया, टी वन पर जाएगा, क्या जाएगा? ये सामान सारा चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। अब बड़ी चतुराई के साथ ये टी वन क्या करेगा? इस अपने टी वन इनवर्स को पकड़ लेगा ऐसे, और ब्रैकेट में बंद कर लेगा, और टी टू इनवर्स को साइड में कर देगा ऐसे। कर सकते हैं ऐसे एडजस्ट आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इक्वल टू टी टू का टी टू। ये क्या बनाएगा भैया? कॉन्सेप्ट समझो क्या है।
अगर टी इनवर्स आई है तो टी वन इनवर्स आई हो जाएगा। तो उसका मतलब टी वन इनवर्स क्या हो जाएगा, आई। किसके साथ, टी टू इनवर्स के साथ। अब टी टू या टी1 हो या टी2 हो या टी3 कुछ भी हो, उसको आइडेंटिटी से प्रोडक्ट करते हैं तो वो ही ऑपरेटर रह जाता है, वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रह जाता है। तो कहने का मतलब या आई टी2 के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई लीनियर, आई क्या है, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम टी2 इनवर्स के साथ कर रहे हैं, तो टी2 इनवर्स ही रह जाएगा, आई का कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे हम मैट्रिक्स के केस में करते हैं, जैसे हम मैट्रिक्स के केस में नहीं करते, ए इंटू आई बराबर आई, एग्जैक्टली ये यहीं पर वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। तो ये बन जाएगा टी2 इनवर्स। अब भैया टी2 इनवर्स तो अब देखिए, मैंने एक बार दिमाग लगाइए, मैंने टी वन और टी वन इंटू टी इनवर्स को आई क्यों लिखा, क्योंकि टी1 इन्वर्टेबल है ना, गिवन है। अब टी टू इनवर्स क्या बन जाएगा, आई। क्यों, क्योंकि टी2 इन्वर्टेबल है, तभी तो कर सकता हूं। तो उसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका इनवर्स ये है। लेकिन अभी इस साइड से क्या, इस साइड से भी करेंगे, फिर लास्ट में फाइनल कंक्लूजन निकाल के कह देंगे। अब यहां आ जाओ। अब यहां पर देखिए, मैंने बोला था कि फोकस टी1 टी2 पे करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टी1 को सेपरेट करेंगे और टी2 को इनके साथ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, टी1 इनवर्स, टी2 इनवर्स, और इनके साथ क्या लगा देंगे भैया, टी2 लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद, और बाहर कर देंगे टी1 को साइड में कर दिया। अच्छा जी, ये दोनों चतुराई के साथ आपस में इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे, टी2 इनवर्स टी2, और बाहर आ जाएगा टी1। करेक्ट है। अच्छा जी, टी1 इनवर्स ये क्या बन जाएगा, अरे आई बन जाएगा भैया। क्यों, क्योंकि ये टी2 क्या है, इन्वर्टेबल है। अच्छा जी, टी1 इनवर्स ये क्या बन जाएगा, आई। आई के साथ लगने पर टी1 का टी1 रहेगा। ये टी1 भी इन्वर्टेबल है तो क्या बन गया, आई। तो फाइनली हम जब ये कंडीशन होती है तो टी का इनवर्स कौन होता है, ये होता है ना। तो इसका मतलब जब ये कंडीशन आई आ रही है, ये कंडीशन आई आ रही है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स कौन है, ये है। इसका मतलब इसका इनवर्स कौन है, ये है। तो दिस इंप्लाइज इसका इनवर्स बोले तो टी2 टी1 का इनवर्स, इसका इनवर्स कौन है, ये है, टी1 इनवर्स टी2 इनवर्स। यस, यही हमें करना था। क्या समझते हो, सही बात है, एग्जैक्टली यही हमें करना था। तो बड़ी चतुराई के साथ हमने पहले इसको वन वन प्रूव किया, पहले वन वन प्रूव किया, फिर ऑन टू प्रूव किया, फिर इन्वर्टेबल कहा, और इन्वर्टेबल के बाद हमने इसका इनवर्स भी हमको प्रूव कर दिया कि ये इसके बराबर होता है ना। चलिए, अभी तो अब समय है अपने पास, समय एग्जाम्पल भी करेंगे, एग्जाम्पल भी मैंने बना के रखा आपके लिए। तो हमने 1 और 2 दो पॉइंट क्लियर कर लें, पॉइंट नंबर 3 की तरफ आएंगे। और कितना समय हो गया एक बार देख लेते हैं, समय लगभग 48 मिनट हो गई है। चलो नंबर 3 तो कर ही लेंगे, अभी करते हैं। देखिए नंबर 3 क्या कहता है, कहता है टी1 यू से वी और टी2 वी से डब्ल्यू, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कह रहा है कि रो ऑफ टी2 टी1 लेस देन इक्वल टू रो ऑफ टी2। बोले तो अगर टी1 टी2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कह रहा है टी2 टी1, बोले तो कंपोजिशन ऑफ टी1 टी2, कंपोजिशन की रैंक, रो मतलब रैंक होती है, मतलब उनकी कंपोजिशन की रैंक लेस देन इक्वल टू होती है रैंक ऑफ टी2। अच्छा हाँ, और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है कि रैंक ऑफ टी2 टी1 इज इक्वल टू हो जाएगी रैंक ऑफ टी2 के, कब, अगर टी1 इन्वर्टेबल है तो। यस, यानी कि इन्वर्टेबल मतलब नॉन सिंगुलर, मैंने प्रूव भी किया था, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है तो नॉन सिंगुलर होती है, और नॉन सिंगुलर होती है तो इन्वर्टेबल होती है। ये थ्योरम मैंने पीछे प्रूव किया, याद कीजिए। हमने प्रूव किया था टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ टी इज वन वन ऑन टू मतलब इन्वर्टेबल। तो याद रखना है लेस देन इक्वल टू कब आएगा, जब यहां पर टी1 इन्वर्टेबल नहीं लिखा होगा, और जैसे ही इसने लिख दिया टी1 इन्वर्टेबल है, तो ये लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगा। इस बात को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि जब टी1 इन्वर्टेबल होता है, मतलब जब ये कंडीशन साथ होती है, तो लेस देन इक्वल टू क्यों बन जाता है, इस बात को मैं प्रूव करूंगा अभी। तो फिलहाल पहला पार्ट प्रूव करते हैं, फिर दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे। क्लियर है। तो हमें टी2 टी1 की रैंक लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी2 दिखानी है। तो ये वाला पेज खाली कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए अब करते हैं। तो पहला वाला काम करने जा रहे हैं, 3 का फर्स्ट टू प्रूव रैंक ऑफ
T2 T1 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2, है ना। यस, तो पहला पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। अब T2 T1 किस प्रकार से डिफाइंड होता है, ये बातें हम पहले बहुत बार लिख चुके हैं, पिछली इसके अंदर भी लिखा है हमने किस प्रकार से डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर हालांकि जरूरत नहीं है, थोड़ा फिर भी यूज कर लेते हैं एक बार, है ना। सिंस T2 T1 क्या होगा हमारा, हमारा होगा U से W, U से W होगा किस प्रकार होगा, डिफाइंड बाई T2 T1 U बराबर T2, पूरा नहीं लिखेंगे, जितना जरूरत है उतना लिख लेंगे। U कहाँ से आएगा, U से, है ना। पूरा T1, ये तो बात पता ही है कि T1 U से भी, T2 U से भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सीधा ही हमने कंपोजिशन डिफाइन कर लिया, क्योंकि हमें इस पर कंपोजिशन की जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पर, तो मैंने कंपोजिशन डिफाइन किया। T2 तो हमारे पास है ही। अब देखिए कहानी क्या है, आपको T2 T1 की रैंक लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 दिखाना है। तो रैंक का मतलब क्या है, रैंक देखिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर से बताता हूं, हालांकि समझा चुका हूं कि देखिए रैंक ऑफ टी का मतलब क्या होता है भैया, रैंक ऑफ टी का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी। क्लियर है, रैंक ऑफ टी का मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ आर टी, आर टी बोले तो रेंज ऑफ टी, बोले तो रेंज स्पेस ऑफ टी। क्लियर है। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि रेंज ऑफ टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी ऑफ कैपिटल यू, आर टी को टी ऑफ कैपिटल यू भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है इमेजेस का सेट, और इमेजेस का सेट ही तो रेंज होता है। क्लियर है। तो इसका मतलब आर टी का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ आर टी, बोले तो हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ टी यू। आर टी लिखो या टी यू लिखो, बात एक ही है ना। इस बात को दिमाग रखना, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। तो इसका मतलब अगर आपको रैंक ऑफ T2 T1 निकालना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डायमेंशन निकालनी है आपको, किसकी, T2 T1 की, है ना। तो उसी पर काम करते हैं। तो चलिए नाउ रेंज ऑफ T2 T1, पहले इसकी बात करते हैं कि रेंज क्या है। डायमेंशन तो उसमें अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे हम, क्यों, अगर आपको पता करना है रैंक ऑफ टी, तो इसका मतलब आपको आर टी पता होना चाहिए, तब आप रैंक ऑफ टी की तरफ जाओगे, क्योंकि आर टी की डायमेंशन ही तो रैंक होती है। तो इसका मतलब अगर मुझे रैंक पता करनी है T2 T1 की, तो मुझे T2 T1 का रेंज पता होना चाहिए, है ना। तो पहले मैं इसी पर काम शुरू करता हूं। तो रेंज ऑफ T2 T1 का मतलब होता है मित्रों आर ऑफ T2 T1। यस, रेंज ऑफ T2 T1 को शॉर्टकट में आर लिख सकते हैं, है ना भाई। अगर मैं सीधा लिख दूं ऐसे आर टी, तो इसका मतलब क्या है, रेंज ऑफ टी तो होता है भाई, इसके फुल फॉर्म बनाए तो क्या होगा, रेंज ऑफ टी। समझ पा रहे हैं ना आप, ये यही तो लिखेंगे। आप समझ पा रहे हैं ना ये क्यों लिख रहे हैं। अरे भैया कोई कंफ्यूजन मत रखना, सारी बात क्लियर करके चलता हूं। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत काम आते हैं। तो मतलब यहां से मतलब ये होता है। अब आर ऑफ टी टू टी टू, देखिए आर ऑफ टी का मतलब क्या होता है, टी ऑफ यू, ये बता रखा मैंने। आर ऑफ टी का मतलब क्या होता है, टी ऑफ यू होता है। तो आर ऑफ टी टू टी वन का मतलब क्या है, टी टू टी वन का यू, क्योंकि टी टू टी वन भी अपना एलिमेंट कहां से, टी टू टी वन भी अपना एलिमेंट यू से ही उठाता है, यू से ही उठाता है टी टू टी वन भी, है ना। तो अगर टी यू से भी उठाता है तो यहां पर यू क्यों आता है, क्योंकि टी यू से भी होता है, तो टी यू से उठाता है एलिमेंट। तो इसी प्रकार टी टू टी वन भी यू से उठा रहा है, तो यहां पर यू ही लिखा जाएगा। यहां पर जो होता है पहले वही आता है, यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि एलिमेंट यहां से उठाया जाएगा और यहां पहुंचाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको देखिए, ये कंपोजिशन डिफाइन हो गया T2 T1 का। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, T2 को बाहर कर लूंगा और T1 ऑफ U लिख दूंगा। T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये क्या बन गया, T1 के इमेजेस का सेट। T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उनके U से V जो वेक्टर स्पेस बनेगा, उनके सभी का इमेजेस का सेट। मतलब T1 के लिए, T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये रेंज ऑफ T1 बन चुका है। अगर T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो T1 U का मतलब क्या है, रेंज ऑफ T1। क्लियर है। अच्छा जी, और मैंने एक बात बहुत बार बताई है कि अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है, वरना ये पॉइंट अटके रह जाते हैं, पूरी लाइफ टाइम अटके रहते हैं। फिर अगर टी यू से भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहां से जो एलिमेंट की इमेज बन के जाती है, उनसे क्या बनता है, इमेजेस का सेट बनता है।
क्या बनता है, इमेजेस का सेट। बोले तो आरटी बनता है, बोले तो रेंज बनता है। और रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, हमेशा रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। कोडोमेन कौन यहाँ पर, वी, मतलब आरटी जो होता है वो सबसेट होता है वी का। अब ये बात टी के ऊपर समझाया है मैंने, अगर ये बात मैं यही बात टी1 पे कर दूं तो आर ऑफ टी1 सबसेट हो जाएगा वी का। अगर यही बात मैं टी1 पे कर दूं, क्योंकि हमारा टी1 भी तो यू से वी है, तो इसका मतलब ये हो गया इट इज द सबसेट ऑफ, ये चीज सबसेट है। चलो इस चीज को मैं यहां लिखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां लिखने के बजाय इसको मैं यहां लिख देता हूं, सबसेट ऑफ, मुझे ये हटाना पड़ेगा, थोड़ा जगह चाहिए मुझे, है ना। देखिए सबसेट ऑफ, टी2 को नहीं छेड़ रहा हूं, टी2 टी2 रहेगा, टी2 को नहीं छेड़ा है, टी2 टी2 ही रहेगा। हाँ, आर टी1 सबसेट है किसका, वी का। एक काम करते हैं, इसको एक पहले इसको आर टी1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। एक इसको आर टी1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट्स इक्वल टू टी2 का टी2। टी1 यू का मतलब क्या है, देखिए टी यू का मतलब आर टी, तो टी1 यू का मतलब क्या है, आर ऑफ टी1। अब तो क्लियर हो रहा है। तो आर ऑफ टी1 सबसेट है वी का, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसेट ऑफ, टी2 को नहीं छेड़ूंगा, टी2 को टी2 रखूंगा। हाँ, आर टी1 सबसेट है किसका, वी का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। मतलब इस आर टी1 की जगह पर मैंने वी लिख दिया। अब ये सबसेट क्यों लगाया, क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो ये क्वांटिटी सबसेट हो जाएगी इसकी। तो अब वापस यहीं से कनेक्ट करते हैं, राइट लेफ्ट साइड से। तो हमारी लेफ्ट साइड क्या है, हमारी लेफ्ट साइड है दिस इंप्लाइज, है ना, ये हमारी रेंज ऑफ टी2 टी1 सबसेट ऑफ, ऐसे करते 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 यहां आ गए, सबसेट ऑफ टी2 वी, यहां आ गए। तो दिस इंप्लाइज आर ऑफ टी2 टी1 सबसेट ऑफ। अब टी2 वी का मतलब क्या है, टी2 कहां से कहां तक है, टी2 वी से डब्ल्यू, सबको दिमाग लगाओ, कंफ्यूज मत होना। टी2 कहां से कहां होता है, वी से डब्ल्यू होता है। टी2 कहां से कहां होता है, वी से डब्ल्यू। तो इसका मतलब टी2 वी क्या है, अरे भैया टी2 वी क्या है, टी2 वी का मतलब है आर ऑफ टी2, आर ऑफ टी2, है ना। टी2 वी का मतलब क्या है, रेंज स्पेस ऑफ टी2, क्योंकि यहां पर वी है तो वी ही लिखा जाएगा यहां पर, है ना। तो इसका मतलब टी2 वी क्या है, आर है, रेंज स्पेस है किसका, टी2 का। ये बात आपको समझनी है। जैसे मैं टी1 यू को क्या लिखता हूं, मैं आर ऑफ टी1 लिखता हूं, क्योंकि टी1 यू से वी होता है और टी2 क्या होता है, वी से डब्ल्यू। तो टी2 वी क्या आएगा, आर ऑफ टी2। क्लियर बात है। तो इसका मतलब ये रेंज स्पेस टी2 टी1 का सबसेट है रेंज स्पेस ऑफ टी2 का। तो इसका मतलब क्या है, अरे भैया रेंज स्पेस एक सब स्पेस ही होता है, रेंज स्पेस एक सब स्पेस ही होता है। तो इसका मतलब मान के चलो ये W1 है, ये W2 है, मान लेते हैं ये W1 है W2। अगर W1 सबसेट है W2 का, तो इसका मतलब W1 की डायमेंशन लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2। यस, ये कॉन्सेप्ट है। अगर W सबसेट है V का, तो डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होता है। ये बहुत बार मैं इस्तेमाल कर चुका हूं। तो अगर ये इसका सबस्पेस है, या ये यूं कहूं ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये है डायमेंशन ऑफ R T2 T1, डायमेंशन ऑफ R T2 T1 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R T2, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R T2। अब डायमेंशन ऑफ R T2 T1 का मतलब क्या है, अरे भैया अगर डायमेंशन ऑफ R T मतलब रैंक ऑफ T होता है, तो डायमेंशन ऑफ R T2 T1 क्या होगा, रैंक ऑफ T2 T1। क्या समझे, तो यहीं लिख दूं, क्या जगह है हमारे पास, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, इस व्हाइट बॉक्स में लिख देता हूं, है ना, सही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ R T2 T1 का मतलब है रैंक ऑफ T2 T1, बोले तो रो ऑफ T2 T1 लेस देन डायमेंशन ऑफ R T2 का मतलब क्या है, रैंक ऑफ T2। यस, यही हमें प्रूव करना था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें प्रूव करना है रैंक ऑफ T2 T1 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2। अच्छा जी, सिंस T2 T1 क्या है, U से W है और इस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है। क्लियर। अच्छा जी, अब हमें ये रैंक का कॉन्सेप्ट लाना है, तो हमें डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए, किसका, इन दोनों का। तो उसके लिए पहले मैं रेंज स्पेस के बारे में बताऊंगा, और रेंज स्पेस की डायमेंशन ही रैंक होती है। तो रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 को ऐसा लिखा जा सकता है, R ऑफ T2 T1। T2 T1
आर का मतलब है रेंज स्पेस ऑफ टी टू टी वन। बोले तो टी टू टी वन किस पर डिफाइंड हो रहा है, यू पर, यू पर हो रहा है। तो टी टू टी वन के अंडर में इमेजेस का सेट, तो टी टू टी वन यू बनेगा। भाई रेंज का मतलब क्या होता है, इमेजेस का सेट। इमेजेस का सेट किससे बनेगा, यू के अंडर में, है ना, क्योंकि यू से एलिमेंट जाएंगे डब्ल्यू के अंदर। तो कंपोजिशन डिफाइन इस प्रकार से हो रहा है। तो हमने क्या किया, टी टू टी वन पर यू था तो टी टू को सेपरेट कर लिया, टी टू को सेपरेट किया, टी वन यू बन गया। अब टी वन यू कहता है भैया मैं तो आर टी वन हूं, क्योंकि टी वन यू का मतलब आर टी वन होता है। लेकिन आर टी वन तो सबसेट होता है टी टू वी का, क्योंकि रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। तो इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट साइड से चल रहा था ये आर टी टू टी वन, ये सबसेट हो गया टी टू वी का। तो टी टू वी का मतलब क्या होता है, आर ऑफ टी टू। टी टू वी मतलब इमेजेस का सेट क्या है, रेंज स्पेस है टी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर ये सबसेट है इसका, तो मतलब इसकी डायमेंशन इससे छोटी है, लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू है, सबसेट है तो लेस देन इक्वल टू। डायमेंशन ऑफ आर टी टू टी वन क्या है, रैंक ऑफ टी टू टी वन, और डायमेंशन ऑफ आर टी टू क्या है, रैंक ऑफ टी टू। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कौन सा, पहला पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में दोनों बराबर प्रूव करना है, कब, जब टी वन क्या है, इन्वर्टिबल है, बोले तो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, चलिए अब सेकंड में करते हैं। सेकंड, सिंस, सिंस नहीं, इफ लिखेंगे, है ना। इफ क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है अगर ये इफ, ये वाली कंडीशन है, यदि T1 इन्वर्टेबल है तो ये दोनों बराबर है, ये काम करना है। अब देखो कैसे करते हैं। इफ T1 इज इन्वर्टेबल, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज T इनवर्स एग्जिस्ट। और इसका मतलब क्या है, इस T1 इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, T1 इनवर्स इज इक्वल टू आई। यस, अभी थोड़ी देर पहले समझाया कॉन्सेप्ट। T1 इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब T1 एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब T1 इज इक्वल टू आई है। कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि रैंक ऑफ T2 T1 इज इक्वल टू रैंक ऑफ T2। तो हमें एक कॉन्सेप्ट में टेक्निक होती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती हैं, तो आपको भी समझना है कि पहला पार्ट तो हम प्रूव कर चुके हैं, सेकंड में ये पार्ट इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम इस पार्ट पर चाल चलेंगे, राइट साइड से सोल्व करेंगे, लेफ्ट पर पहुंच जाएंगे। लेफ्ट देखिए, प्रूव करने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेफ्ट को सोल्व करो राइट बना दो, राइट को सोल्व करो लेफ्ट बना दो, या लेफ्ट और राइट दोनों को सोल्व कर लो। इस क्वेश्चन में ये टेक्निक है, इस कॉन्सेप्ट में, कि आप राइट साइड से सोल्व करो और लेफ्ट अपने आप बनेगी। तो राइट साइड में क्या है, रैंक ऑफ T2, इसको उठाते हैं, है ना, इसको उठा के लाते हैं, कहाँ लाते हैं, यहाँ लाते हैं। नाउ रैंक ऑफ T2 पर काम करते हैं। ठीक है, रैंक ऑफ T2 को मैं लिख सकता हूं रैंक ऑफ T2 आई। भाई किसी भी टी ट्रांसफॉर्मेशन साथ आई लगा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। T2 के साथ आई लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं, लगा सकते हैं। T2 का T2, अब क्योंकि T1 इनवर्स इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं आई की जगह पर T1 और T1 और T1 और T1 इनवर्स लिख सकता हूं। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे T1 और T1 इनवर्स, आई की जगह पर मैंने लिख दिया, हाँ बिल्कुल लिख दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ रैंक ऑफ T2 T1, मैंने इनको इकट्ठा कर लिया क्योंकि मुझे चाहिए ये, और T1 इनवर्स को साइड में रख लिया। अभी एक पीछे पार्ट 1 प्रूव करके आए हैं, उसका यूज करता हूं। देखो हमने प्रूव किया है कि, हमने क्या प्रूव किया है, हमने ये प्रूव किया है अगर T2 और T1 दो ट्रांसफॉर्मेशन है तो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2, मतलब ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला निकल जाता है, ये वाला हट जाता है। ये प्रूव किया है ना, अब इधर आओ। तो ये हमारा पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तो इस वाले पार्ट को हटा देंगे, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 T1, T2 T1। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट, पहले पार्ट का यूज करके, बाय यूजिंग पार्ट वन का यूज किया, इस साइड को हटा सकते हैं, तो ये बच गया हमारा, लेस देन इक्वल टू हो गया। अच्छा जी, तो हमने क्या प्रूव किया, रैंक ऑफ T2, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ T2, लेफ्ट साइड में ये है, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 T1। इसको नंबर दे दो 2, ये नंबर 2, और नंबर 1 कहाँ है, ये रहा पीछे।
कहाँ गया, ये रहा नंबर 1 पीछे, इसका यूज किया था हमने। अब देखो रैंक ऑफ T2 T1 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2, मतलब ये चीज इससे छोटी है, और इधर कह रहे हो आप ये चीज इससे छोटी है। क्यों, फर्स्ट में क्या किया आपने, अरे भैया फर्स्ट में यही तो किया है, ये कब किया है, फर्स्ट में किया है। तो फर्स्ट तो ये कह रहा है आपका, देखो ये रहा फर्स्ट, अभी दिखाया ना आपको, ये रहा, ये मतलब कंपोजिशन का जो रैंक है लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 है। तो रैंक ऑफ T2 T1 ये आपने पहले पार्ट में प्रूव किया, रैंक ऑफ सेकंड पार्ट ये कहता है मतलब ये चीज इससे छोटी है, ये चीज इससे छोटी है। अरे भैया एक बताओ, A लेस देन इक्वल टू B है और B लेस देन इक्वल टू A है, तो इसका मतलब क्या है, A इज इक्वल टू B है। भाई दोनों में कॉमन क्या चीज है, दोनों में कॉमन ये है कि A और B बराबर है, तो इसका मतलब ये चीज इससे छोटी है इक्वल है, और ये चीज इससे छोटी और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम दिस इंप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रैंक ऑफ T2 T1 इज इक्वल टू रैंक ऑफ T2। अच्छा ये बात कब हुई है, जब T1 इज इन्वर्टेबल है, व्हेन T1 इज इन्वर्टेबल। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये जो कंडीशन है सेकंड वाली इस प्रकार से काम करती है अगर T1 इन्वर्टेबल है तो। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 5 मिनट हो गया, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हमने भैया प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहां तक तो सारा कवर हो चुका है, ये एग्जाम्पल बचा है छोटा सा, मेरे पास भी 5 मिनट बची हुई है, तो अलग से एक पार्ट नंबर 5 बनाना नहीं पड़ेगा, इसी पार्ट में छोटा सा एग्जाम्पल इसको कवर कर लेते हैं। मतलब अभी हमने सीखा है ना इनवर्स, इनवर्स का कॉन्सेप्ट सीखा है, इनवर्स की डेफिनेशन सीखी है, इनवर्स पर कुछ थ्योरम्स भी सीखी है, 3 थ्योरम सीखी है। और अब एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि इनवर्स निकालते कैसे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इनवर्स निकालना, तो उस चीज़ को सीखते हैं, है ना। अभी तो फिलहाल तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो पूरा डिटेल में सिखाऊंगा कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक से सिखाऊंगा कि 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में इनवर्स कैसे निकालते हैं। फिलहाल तो पूरा बेस सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि R3 से R3 एक लीनियर ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्यों कह रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, डोमेन कोडोमेन बराबर है, तो ये कहलाएगा आपका ऑपरेटर। और डिफाइंड किस प्रकार से हो रहा है, टी 3 ट्रिपल, देखो 3 ट्रिपल है, 1 2 3 1 2 3 3 ट्रिपल, दोनों 3 के डायमेंशनल के है ना, तो टी इनवर्स पता करना है। कह रहा है कि मैं टी इस प्रकार से डिफाइन कर रहा हूँ, आप मुझे टी इनवर्स निकाल के दिखाओ। तो हमें 2 काम करना है, अगर टी इनवर्स तभी निकलेगा जब ये 1 1 और ऑन 2 होगा, तो पहले चेक करेंगे क्या 1 1 ऑन 2 है, अगर 1 1 ऑन 2 दोनों है तो ही इसका इनवर्स निकलेगा। अगर 1 1 ऑन 2 में से 2 में से कोई एक चीज नहीं है, मान लीजिए 1 1 नहीं है तो इनवर्स नहीं निकलेगा, मान लीजिए ऑन 2 नहीं है तो इनवर्स नहीं निकलेगा, दोनों होने चाहिए। तो पहले चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 चेक करने के लिए 2 एलिमेंट लेंगे U1 U2 R3 से, ठीक है। तो हम लोग को करेंगे, मान लेते हैं U1 X1 Y1 Z1 है, यहाँ से आया, U2 हमारा X2 Y2 Z2 है, वो भी यहाँ से आ रहा है डोमेन से, है ना। कहाँ से आ रहा है, डोमेन से आ रहा है। तो कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि दिखने में दोनों R3 है, डोमेन कोडोमेन बराबर है मैपिंग के अंदर, तो आपको समझना है कि एलिमेंट कहाँ से ले जा रहा है, डोमेन से। हमने क्या, दोनों की इमेज बराबर ले ली। हम प्रूव करेंगे U1 U2 बराबर है, अगर है तो 1 1 है। तो देखिए U1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, U2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, दोनों बराबर हो गए। अब 2 ट्रांसफॉर्मेशन बराबर है तो इसकी डेफिनेशन से फॉलो करेंगे। डेफिनेशन ये कहती है एक्स वाई जेड क्या हो रहा है, एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड और वाई, तो मतलब x1 प्लस वाई Z1, x1 माइनस Z1 और y1, है ना। पहले दोनों को जोड़ना है फिर घटाना है, पहला जमा तीसरा, पहला माइनस तीसरा और दूसरा। यही इधर किया, यही काम हमने इधर किया। अब 2 वेक्टर बराबर हैं तो पहला कंपोनेंट पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। क्लियर है। तो यहां से हमने देखा भाई पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। तो यहां से देखिए x1 बराबर, क्योंकि Z1 से यहां पर देखिए y1 और y2 क्या है, y1 y2 बराबर है ना। और x1 और x2 यहां से देखिए कुछ कट जाएगा, यहां पर इन दोनों को सोल्व कर लिया इसने। ए कहाँ सोल्व किया है, यहां पर। ये देखिए इस वाले को और इस वाले को सोल्व करेंगे तो अपने आप आंसर आएगा। देखिए कैसे, ये इससे कटेगा तो यहां से क्या आएगा 2x1, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, तो इसकी राइट में ये ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या आएगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया तो मतलब x1 बराबर x2 आ गया, और y1 बराबर y2 यहाँ से है ही। और सिमिलरली जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कि x1 बराबर x2 है तो x1 से x2 कट जाएगा और z1 बराबर z2 आ जाएगा, मतलब तीनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब x1 y1 z1 बराबर x2 y2 z2, मतलब u1 बराबर u2
T11 हो गया। क्लियर है? अब T11 हो गया तो T को ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए कोडोमेन में एलिमेंट लेते हैं। मैंने जानबूझ के स्पेशल यहां पर कोडोमेन लिखा है। आप कितनी किताबें पढ़ लीजिए डिफरेंट डिफरेंट, डिटेल में कोई बातें नहीं लिखी मिलेगी आपको यहाँ पर, कभी भी किसी किताब में कोडोमेन लिखा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैंने आपको एक छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि कौन सा R3 कोडोमेन है, कौन सा R3 डोमेन है। ऑन टू प्रूव करने के लिए कोडोमेन से एलिमेंट उठाया जाता है। तो हमने एक्स वाई जेड कहां से उठाया है? कोडोमेन से। बोले तो कहां से उठाया है? देखिए ये रहा। बोले तो यहां से एलिमेंट उठाया है ऑन टू के लिए, है ना? अच्छा जी, कोडोमेन से उठाया। तो T2 ऑन टू कब होगा? मैं कह रहा हूं कि T2 इज ऑन टू इफ, मैं बताना चाह रहा हूं कि T2 ऑन टू तब होगा इफ देयर एग्जिस्ट RST किसके अंदर? डोमेन के अंदर, और इस प्रकार वाली कंडीशन हो जाए तो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा अगर मुझे ऑन टू करना है तो। क्लियर है? तो अब देखिए TRST डेफिनेशन फॉलो करेंगे। कैसे डेफिनेशन? ये वाली। अगर यहां RST लिखेंगे तो R प्लस T, R माइनस T और S। क्या समझे? सही बात है, ये आ गया। और ये राइट साइड में क्या? एक्स वाई जेड। तो कंपेयर करेंगे, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तीनों को कंपेयर कर लिया हमने दोनों को, इन दोनों से यूज किया, दोनों को ऐड कर दिया ना, तो T से T कट जाएगा, तो R और R 2R हो जाएंगे। x1 x प्लस वाई बराबर 2 आ गया। ये R की वैल्यू आ गई, ये S की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार दोनों को घटाया तो हमारे पास क्या आ गया? T की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमने देखा, ध्यान से देखो भैया, अगर x और y हमारे R3 से आ रहे हैं तो x प्लस वाई बाई 2 भी R3 से है। मतलब अगर इसका मतलब क्या है? देखिए एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 का मतलब क्या है? इसका मतलब है x R में है, y R में है और z R में है, क्योंकि तीन टपल है ना ये। R3 का मतलब क्या है? R गुणा में R गुणा में R, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ट्रिपल वाला। तो इसका मतलब अगर x R में है, y R में है, तो x प्लस वाई बाई 2 ये भी किस में जाएगा? R में। ये भी किस में जाएगा? R में। ये भी किस में जाएगा? R में। तो इसका मतलब R में जा रहा है, S R में जा रहा है, T R में जा रहा है, तो RST R3 में जा रहा है। ये देखो, इसका मतलब क्या है? RST किस में? अगर R भी R में जा रहा है, S भी R में जा रहा है, T भी R में जा रहा है, तो इसका मतलब जो इसका कंपोनेंट का वेक्टर बनेगा वो किस में जाएगा? R3 में। मतलब R किस में गया? R में। S किस में गया? R में। T किस में गया? R में। तो इन तीनों से जो वेक्टर बना है RST, वो किस में गया? R3 के अंदर, मतलब डोमेन के अंदर। मतलब ये तीनों R x y z R में थे, तो हमारे पास ये भी R में चले गए। तो उसका मतलब ये जो वेक्टर था R3 में, हमने कोडोमेन में ढूंढ लिया। और किस प्रकार से ढूंढा? कि फॉर एवरी एक्स वाई जेड जो कि कोडोमेन के अंदर है, वहां पर एक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है RST R3 डोमेन के अंदर, और इस प्रकार से कर रहा है TRST। R की वैल्यू पुट कर दी, S की वैल्यू पुट कर दी, T की वैल्यू पुट कर दी। और ये एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं एक R का ही एक कंपोनेंट है। इनको जोड़ के वेक्टर बनाएंगे तो R बनेगा, मतलब इनको जोड़ेंगे तो एक कहीं ना कहीं एक फर्स्ट कंपोनेंट बनेगा, इसको सेकंड बनेगा, इसका थर्ड बनेगा। इसको सुविधा के लिए हमने नाम दे दिया कि भाई ये x है, ये y है और ये z है। से मतलब हमने इसको एक पहचान दे दी, क्योंकि इस प्रकार से इसको हमने एक नाम दे दिया। तो इसका मतलब हमने कौन डोमेन में क्या एलिमेंट लिया, उसके लिए डोमेन में क्या एलिमेंट ढूंढा, और इस प्रकार से ढूंढा कि TRST बराबर एक्स वाई जेड शे, है ना। तो इसका मतलब T क्या हो गया? ऑन टू हो गया। तो T11 हो गया और ऑन टू हो गया, तो इसका मतलब T11 और ऑन टू दोनों है, तो मतलब T क्या है? इन्वर्टेबल है। और T इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब TRST बराबर एक्स वाई जेड है। तो दिस इंप्लाइज, अगर T इन्वर्टेबल है तो ये इसकी इमेज ये है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? ये होगा डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन। TU अगर V है तो दिस इंप्लाइज T इनवर्स V क्या होता है? U। कब? अगर T इन्वर्टेबल होता है तो अगर T इन्वर्टेबल है तो TRST बराबर एक्स वाई जेड है, तो मतलब इसका जो इनवर्स है वो क्या है? RST। और RST की वैल्यू ये हमने वापस रख दी। क्यों रख दी? क्योंकि हमें इनवर्स निकालना था। तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि T इनवर्स एक्स वाई जेड बराबर किस प्रकार से डिफाइंड होगा? इस प्रकार से होगा, x प्लस वाई बराबर 2 जेड और x माइनस वाई बराबर 2। अगर आपने फंक्शन का चैप्टर पढ़ा है, वहां पर इनवर्स निकालना सीखा था, तो एग्जैक्टली वही काम किया है जो वहां पर इनवर्स निकाल भी करते थे फंक्शन में, वही ऑपरेटर के अंदर किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 31.6 इन क्लास नंबर 22। टू भी कंटिन्यू, ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। जल्दी आपसे मिलेंगे
नेक्स्ट क्लास नंबर 22 के अंदर एक्सरसाइज 31.6 के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।